नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन सोलंकी अपने YouTube चैनल लॉ टेस्टिंग प्लस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे पुनः एक नए विषय को लेके आया हूं। आज का विषय है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से संबंधित है। आज मैं इस बात पर चर्चा करूंगा कि जब भी आप सिविल साइड से कोई मुकदमा करते हैं तो वो कौन से क्लासेस होंगे जो मुकदमे में अनिवार्य रूप से लिखे जाने आवश्यक होंगे। मुकदमे में जो फैक्ट लिखा जाता है वो तो आप लिखेंगे कि हर मुकदमे के फैक्ट्स अलग अलग होते हैं, लेकिन मुकदमे में जो प्रिंट बनती है, जो वाद पत्र बनता है, उसमें कौन से ऐसे पैराग्राफ हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अनिवार्य रूप से लिखी जानी अति आवश्यक है, उसके विषय में आज चर्चा करेंगे। तो जब भी हम इस बात की ओर जाते हैं कि कौन से विषय पर कौन से पैरा को लिखना अति आवश्यक है, तो हमें सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 के ऊपर जाना होगा। आदेश 7 यानी ऑर्डर 7 प्लेंट की बात करता है। इस आदेश 7 में पहले क्लास में ये बताया गया है, पहले रूल में ये बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे पैराग्राफ हैं जो अनिवार्य रूप से लिखे जाने आवश्यक हैं। इस आदेश 7 को, ऑर्डर 7 को 18 रूल में बांटा गया है। अगर इसके एक एक रूल के ऊपर जब हम चर्चा करेंगे तब हमें ये जानकारी होगी कि वाद पत्र में अनिवार्य रूप से कौन कौन सी विशिष्टियाँ हैं जिनके बारे में लिखा जाना अति आवश्यक है, और उन विशिष्टियों के अभाव में, यानी कि उन पर्टिकुलर्स के एब्सेंस में, जो प्लेंट होगी वो आपकी कोर्ट में इंटरटेन नहीं की जाएगी और वो आगे चल कर के खारिज कर दी जाएगी। और यदि आप उस पर्टिकुलर को प्लेंट में लिखते हैं तभी आपकी प्लेंट जो होगी पूर्ण तरीके से बनेगी और वो सही रूप से उसको मूल्यांकित करते हुए मुकदमे का निस्तारण किया जाएगा। तो आइए चलते हैं आदेश 7, ऑर्डर 7। ऑर्डर 7 के रूल 1 में बताया गया है कि पर्टिकुलर टू बी कंटेन इन प्लेंट, द प्लेंट शैल कंटेन इन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। वहाँ से ए से लेके आई तक के कुछ पर्टिकुलर दिए गए हैं, यानी कि ये 9 सब क्लासेस में बताया गया है कि कौन कौन से पर्टिकुलर हैं। पहले जो इसका जो ए में बताया गया है कि द नेम ऑफ द कोर्ट इन विच द सूट इज ब्रॉट, यानी कि प्लेंट, जब भी आप किसी मुकदमे की प्लेंट बनाते हैं, किसी मुकदमे का वाद पत्र बनाते हैं, तो सर्वप्रथम पहले पन्ने पे सबसे ऊपर उस कोर्ट का नाम लिखा जाएगा जिस कोर्ट में आप मुकदमा ले जाना चाहते हैं। उसके बाद द नेम, डिस्कशन एंड प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ द प्लेंटिफ। उसके बाद जो वाद पत्र का जो दूसरा हिस्सा होगा उसमें ये लिखा जाएगा कि जो वादी होगा उसका नाम लिखा जाएगा, उसका निवास स्थान लिखा जाएगा और उसकी वल्दियत लिखी जाएगी और उसका पता लिखा जाएगा। आगे सी क्लास में बताया गया है द नेम, डिस्कशन एंड प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ द डिफेंडेंट सो फार एज दे कैन बी एसरटेन। जितने भी प्रतिवादी होंगे उन प्रतिवादियों का नाम लिखा जाएगा, उनका वल्दियत लिखी जाएगी, उनका निवास स्थान लिखा जाएगा। Where the plaintiff or the defendant is minor or person of unsound mind, a statement up to that effect। अगर वादी या प्रतिवादी में कोई भी व्यक्ति अवयस्क है, यानी कि माइनर है, जिसकी उम्र 18 साल से नीचे की है, या फिर विकृत चित्त है, तो प्लेंट में उस भाव का कथन लिखा जाएगा कि फला जो वादी है, संख्या फला जो है, या प्रतिवादी संख्या फला जो है वो माइनर है या विकृत है, इसके बारे में किसी एक पैरा में लिखा जाना आवश्यक है। अब इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज आ रही है क्लॉज डी में, what the plaintiff or the fact constitute
द कॉज ऑफ एक्शन एंड व्हेन इट अरोज। वे तथ्य जिनसे वाद हेतु गठित हुआ है और वो कब पैदा हुए। यानी कि जब मुकदमा आप करने के लिए आए हैं न्यायालय श्रीमान के सामने, तो वो कौन से तत्व हैं जिनसे इनकी वजह से आप मुकदमा करने आए हैं, यानी मुकदमे का कारण क्या है, ये आपको लिखना पड़ेगा। और ये कारण कब पैदा हुआ ये लिखना होगा, यानी कब ये मुकदमे का कारण पैदा हुआ, कब मुकदमे के कारण ने जन्म लिया, ये लिखना पड़ेगा। आगे इसका जो है क्लास एफ में बताया गया है, जुरिडिक्शन क्लास के बारे में बात कही गई। द फैक्ट शोइंग द कोर्ट हैज जुरिडिक्शन, ये दर्शित करने वाले तथ्य कि न्यायालय को अधिकारता है कि नहीं। आपको स्पष्ट रूप से किसी पैरा में लिखना होगा कि फलावाद सुनने की माननीय न्यायालय श्रीमान को अधिकारता है। क्यों अधिकारता है? क्योंकि वादी उनकी अधिकारता क्षेत्र में निवास कर रहा है। आगे रिलीफ लिखना पड़ेगा। रिलीफ क्या है? द रिलीफ विच द प्लेंटिफ क्लेम्स, वह अनुतोष जो वादी द्वारा चाहे क्या, यानी कि आप प्रतिवादी के विरुद्ध न्यायालय श्रीमान से कौन सी प्रार्थना करना चाहते हैं, कौन सी रिलीफ चाहते हैं, ये लिखना पड़ेगा। Where the plaintiff has allowed set up or relinquish a portion of his claim, the amount so allowed or relinquish and that, अगर वादी ने कोई मुजरा अनुज्ञात किया हो या अपने दावे का कोई भाग त्याग दिया हो, वहाँ से अनुवाद की गई या त्यागी की गई रकम को लिखना पड़ेगा। यानी कि अगर किसी धन संबंधित वाद है और इस धन में का कुछ हिस्सा आपने सेट ऑफ किया है, मुजरा किया है, तो उसके विषय में किसी पैरा में आपको लिखना पड़ेगा। या आपने धन के संबंधित मुकदमे में अगर कुछ हिस्सा कुछ धन को छोड़ दिया है, तो उसके विषय में लिखना पड़ेगा आपको पैराग्राफ में। A statement of the value of the subject matter of the suit for the purpose of jurisdiction and of court fees so far as the case admits, अधिकारिता के और न्यायालय के फीस के प्रयोजन के लिए वाद की विषय वस्तु के मूल, ऐसा कथन उस मामले में किया जाएगा। यानी कि जो वाद का मूल्यांकन है, केस का जो मूल्यांकन आपको सूट वैल्यूशन एक्ट के तहत निकालना पड़ेगा और उस मूल्यांकन को वाद पद के किसी पैरा में लिखना पड़ेगा और उसी वाद के मूल्यांकन के आधार पर वाद पद की कोर्ट फीस तय की जाएगी। तो ये वह अनिवार्य तथ्य हैं जिसे वाद पद में निकला अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है। इन तथ्यों के बगैर यदि कोई वाद पत्र सबमिट किया जाता है तो वो वाद पत्र जो होगा सुनवाई योग्य नहीं होता है और वो आगे चलकर इन्हीं क्लासेस की वजह को न लिखने की वजह से वो खारिज कर दिया जाएगा। आदेश 7 के अन्य रूल्स जो रूल 2 से लेकर रूल 18 तक के हैं, उनके विषय में यदि मैं चर्चा करूंगा तो ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा सरसरी तौर पर यह बता देना चाहता हूं कि आदेश 7 में रूल 18 जो दिए गए हैं वो कौन कौन से रूल्स हैं। तो पहला रूल तो अभी आपने पढ़ लिया कि वाद पद में अंतर्विष की जाने वाली विशिष्टियाँ। दूसरा रूल है कि धन संबंधी वादों के विषय में। तीसरा है जहाँ वाद की विषय वस्तु संपत्ति है। चौथा है जब वादी प्रतिनिधि के रूप में वाद लाया जाता है। पांचवा है प्रतिवादी के हित और दायित्व का दर्शित किया जाना। छठा है परिसीमा विधि से छूट के आधार। सातवां रूल है अनुतोष का विशिष्ट रूप से कथन।
8वां है पृथक आधार पर आधारित अनुतोष। 9वां है वादपद ग्रहण करने पर जो प्रक्रिया होगी उसके विषय में बताया गया है। 10वां वादपद को लौटाए जाने की बात कही गई है। 10 का में जहां वादपद उसके लौटाए जाने के पश्चात फाइल किया जाता है वहां न्यायालय में उपसंजति यानी उपस्थिति के लिए तारीख नियत करने की न्यायालय की शक्ति। 11वां में है 10, अब इसी में 10 खा दिया गया है कि समुचित न्यायालय को वाद अंतरित करने की अपील न्यायालय की शक्ति। 11वें में बताया है कि वादपद को नामंजूर किया जाना। और 12वें में बताया गया है यानी रूल 12 जो है उसमें यह बताया गया है कि अगर वादपद को नामंजूर किया जाएगा तो उसमें कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। रूल 13 में बताया गया है जहां वादपद की नामंजूरी के लिए नए वादकात उपस्थित किया जाना प्रवृत्त नहीं होता है। रूल 14 में बताया गया है वे दस्तावेज की प्रस्तुति जिन पर वादी वाद लाता है या निर्भर करता है, यानी कि वे कौन से दस्तावेज होंगे जिन पर वादी जो होगा वाद लाएगा, इन पर निर्भर करता है, उसके विषय में आदेश 7 का रूल 14 बात करता है। अब इसका रूल 15 है वो डिलीट कर दिया गया है तो इसलिए उस पर हम बात नहीं करेंगे। रूल 16 पे आइए। खोई हुई पराक्रम लिखत के आधार पर वाद, यानी कि अगर कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट खो गया है तो उसके आधार पर कोई बात अगर लाना चाहता है उसके विषय में रूल 16 बात करता है आदेश 7 का। रूल 17 है दुकान का बहीखाता पेश किए जाने की बात करता है और रूल 18 भी डिलीट कर दिया गया है। तो इस प्रकार आपने देखा आदेश 7 के रूल 15 और रूल 18 जो है डिलीट कर दिए गए हैं। तो आपको टोटल 16 रूल्स के विषय में चर्चा करनी है, जिसके एक विषय में आज मैंने आपसे डिटेल में चर्चा की है कि पर्टिकुलर ऑफ द सूट्स यानी कि वादपद की विशिष्टियाँ, ये कौन से वादपद के अनिवार्य कथन है जिनको वादपद में लिखा जाना आवश्यक है, उसके विषय में मैंने चर्चा की है। आदेश 7 के अन्य नियम के विषय में मैं अपने आने वाले लेक्चर में चर्चा करूँगा। यदि आपको मेरा चैनल समझ में आता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए आने वाले समय में इसी तरह के लेक्चर लाता रहूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।